आपको बता दूं कि स्टैब्लिशमेंट ने गेम क्या डाली है। स्टैब्लिशमेंट ने ये गेम डाली है इन सब के साथ कि उन्होंने इनसे ये बिल लेके आए। बिल में 3 हिस्से रखे गए। एक तो बिल में यह था कि जी पुराने सारे मुकदमा, जैसे मैंने आपको कहा, उनका दोबारा से रिव्यू नहीं, अपील होगा। मैंने आपको समझा दिया अपील और रिव्यू। और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, जिनको पहले नायल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, अगर 3 या 5 जजेस ने की थी, 7 जजेस बैठेंगे, वापस कर देंगे, तो मियां जदों आवेगा लग पता जावेगा, ये नारे बजेंगे बाहर। उसके बाद दूसरा यह था कि 184(3) एक सुप्रीम कोर्ट का जो उसके अंदर एक इख्तियार है, उसमें वो राय आमा, पब्लिक के इंटरेस्ट में जो भी पिटीशन उठा सकती है, उसके अंदर भी जो फैसला होता था, उसके अंदर भी रिव्यू का हक था, अपील का नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है कि हक ही सिर्फ रिव्यू का था, अपील का तो था ही नहीं। मीन वही जज बैठेंगे, वही वकील बैठेंगे, आप वकील भी चेंज नहीं कर सकते थे। तो जैसे अभी 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के अंडर किया हुआ है। ये 184(3) की सिर्फ बात हो रही है, जो राय आमा के तहत सुप्रीम कोर्ट पब्लिक आमा, राय आमा या पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, कि अवामी मुफाद जिसे आप कह सकते हैं, उसमें जो कोई फैसला या कोई केस टेकअप सुप्रीम कोर्ट करती है 184(3) के अंडर, उसमें यह था कि जजेस सुनते थे केस और उसके बाद फैसला सुना देते थे। रिव्यू में वही जज बैठते थे, वही वकील बैठते थे। अगर कोई रिव्यू फाइल करता था तो उसमें तो स्कोप ही नहीं होता था, क्योंकि वो जजेस तो अपने खिलाफ फैसला नहीं देंगे दोबारा। अब उसके अंदर इन्होंने आज अलाउ कर दिया है कि उसकी अब अपील हो सकेगी। अपील का मतलब यह कि वही जज सिर्फ नहीं सुनेगी, उससे बड़ा बेंच सुनेगा अब, और वो डिफरेंट फैसला भी दे सकता है। तो अब आपको देखना होगा कि 184(3) के पिछले 3-4 महीनों में कौन कौन से केस हैं जिसमें किसका इंटरेस्ट है कि उनको वापस किया जाए। जी, तो वो केसेस हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के बार बार, वो केसेस हैं नैब तरामीम के, और वो केसेस किसकी मलकियत है, मीन उनका माई बाप कौन है, वाली वारिस कौन है, और उनका नुकसान किसको होना है, एक ही नाम, स्टैब्लिशमेंट। तो उस केस के ऊपर तो अगलों ने फैसला करवा लिया मुस्बत, मीन वो जीत गए। वो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 184(3) के तहत जो अवामी मफाद के तहत पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने पिकअप की थी या फैसले सुनाए थे, उनकी अब अपील हो सकेगी। तो ये सारे फैसले जिसमें किसी पे आर्टिकल 6 लगना था, कुछ भी, इनको अब रिव्यू करवाया जा सकता है। होगा नहीं, रिव्यू कह दिया मादत, इनके खिलाफ अब अपील फाइल करके फैसले चेंज करवाए जा सकते हैं। होंगे नहीं होंगे ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन अब रास्ता खुल गया, दरवाजा खुल गया। अब दूसरी शिक इसमें थी, और वो थी, मैंने आपको कहा कि बंदयाल साहब तो आ गए थे काबू। अब काजी फायज ईसा साहब अनप्रेडिक्टेबल थे, और स्टैब्लिशमेंट तो उनके खिलाफ जंग लड़ चुकी हुई है। हमारी हुकूमत के दौरान सारे वो असासों के केस सब कुछ काजी साहब के ऊपर ही थे। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, दुनिया में जो भी ताकतवर होता है ना, ये बात आपने समझनी है, जो ताकतवर होता है वो बहुत लंबी प्लानिंग करता है। कमजोर आदमी की डे टू डे प्लानिंग होती है, ताकतवर की लंबी प्लानिंग होती है। आप अमेरिका देख लें, 10-10, 20-20 साल अगली प्लानिंग करता है। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी हो, वो लंबी प्लानिंग करती है। अब आपने ये जरा समझने की कोशिश करनी, बारीक बात है। इमरान खान को हटाने का फैसला तो हम ये तय कर चुके हैं, और ख्वाजा आसिफ के बयान सब कुछ सबको पता है कि हुकूमत में आने से पहले, इमरान खान को हुकूमत में लाने से पहले फैसला किया जा चुका था इसे फेल करना है, और थोड़े अरसे के बाद ही फारिग करके शहबाज शरीफ को लेके आना है, क्योंकि तंगी नवाज शरीफ से थी, उनको मरियम से थी, शहबाज शरीफ से मामला ठीक थे। तो इमरान खान साहब को तो यह सोच लिया गया था, लेकिन उसके साथ साथ स्टैब्लिशमेंट को यह नजर आ रहा था कि 1, 1.5, 2, 2.5, 3 साल के बाद काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनना है। जी, वही काजी फायज ईसा साहब जो जब मर्जी फैसला ठोक देते हैं स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, धरने का फैसला, और बिल्कुल ही तबाही करके रख देते हैं स्टैब्लिशमेंट की। कोई रास्ता नहीं बचता स्टैब्लिशमेंट को भागने का। नुक्कर में लग के किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से अपनी कानूनी इज्जत उस टाइम वो बचाते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि ये 2-3 साल बाद तो इन भाई साहब का जो है वो आ जाना है चीफ जस्टिस का दौर, तो हमारे खिलाफ तो काम हो जाएगा। तो जो ताकतवर होता है वो सलाब से पहले बंद बांधता है बहुत। तो उन्होंने हमारी हुकूमत के जमाने में आज का बंद बांधा। वो कैसे? उन्होंने हमारी हुकूमत के जमाने में काजी फायज ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस फाइल कर दिया, जो बज़ाहिर हमें भी उस टाइम, आपको भी, सबको लगा कि कानून की हुक्मरानी हो रही है, कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई बड़ा काम हो रहा है, काजी साहब के खिलाफ काम हो रहा है। मीन काजी साहब ने कुछ आज चोरी की है या उनके असासे छुपे हुए हैं तो उसके ऊपर काम हो रहा है। असल में वो ये काम हो रहा था।
असल में काजी साहब को यहां पर लाना था, जो उनकी चीफ जस्टिस का जमाना था उसमें उनको कंट्रोल में रखने का वो तरीका था। कैसे? काजी साहब के ऊपर मुकदमा बना, हमारी हुकूमत को भी इस्तेमाल किया गया, उस टाइम के मीडिया को भी इस्तेमाल किया गया, उस टाइम की अदलिया को भी इस्तेमाल किया गया, और जनाब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस इस हद तक पहुंच गया, और क्योंकि उसके अंदर मामला पेचीदा हो गए, काजी साहब फंस गए। जब काजी साहब गए फंस और उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं बना, तो जाहिर बात है फिर एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई। जब एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई तो उन्होंने कहा फिर सानू नहीं कुछ कहना, साढ़े ना रल के चलना है, बाकी हम आपकी जान छुड़वा देते हैं। तो जब डील हुई, क्योंकि जिसके साथ डील करनी होती है उसको पहले फंसाया जाता है, ये समझिए। जो आपके लिए काम नहीं करता उसको पहले फंसाओ, उसके घुटने लगवा दो, उसे खोबे में उड़ा। मसलन एक बंदे को आप ट्रैक्टर ना चलाने देते हो ना, या वो चलाना चाहता हो आपको ट्रैक्टर, और आप उसको चलाने ना देते हो, तो वो पहले गड्ढा खोदेगा, उसमें आपका ट्रैक्टर गिरेगा, फिर आप निकालने की कोशिश कर रहे होंगे उस ट्रैक्टर को, तो वो पास से गुजरता हुआ कहेगा जे इजाजत दो तो मैं कट के विखावा, तो फिर वो ट्रैक्टर से बैठेगा, तो फिर तुहाडे नाल रल के ਤੁਹਾਡਾ ट्रैक्टर बाहर कट के देगा, तो फिर तुसी ਉਹਦੇ मुरीद हो जाओगे, सारी गल फिर अगों तुसी ट्रैक्टर चलान दोगे। सो वही काजी साहब के साथ किया गया, रेफरेंस बनाया गया, उसमें फंसाया गया। जब काजी साहब फंस गए तो उनको कहा अब हम आपको निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कड्डो जी। तो उन्होंने कहा निकालेंगे, फिर आइंदा हाथ में हाथ रहना चाहिए, दोस्ती उम्र भर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा हो गई। बस फिर उनका गड्ढा फंसा हुआ, ट्रैक्टर फंसा हुआ निकाल दिया। और उसके बाद अब जहन में यह था कि जब ये आए तो ये तो हमें किसी टाइम भी उड़ा सकते हैं, दोस्ती हो भी गई तो ये तो दोस्ती किसी दिन भी तोड़ देंगे। अनप्रडिक्टेबल है, इमोशनल है, बुरा ट्रेड नहीं है, अच्छा ट्रेड है। जो बात है सीधी कर देते हैं, जज्बाती आदमी है, थोड़े सीधी बात कर देते हैं, जो उनका ख्याल आता है उस पर चल पड़ते हैं, डरते शरते थोड़ा कम है शायद। तो अब एस्टेब्लिशमेंट को तो ऐसे बंदे नहीं पसंद आएंगे, तो बिल में दूसरी बात ये रखवा ली गई बड़ी बारीक तरीके से, क्योंकि बंदयाल साहब थे उस टाइम। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी पता था कि बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, वो तो इस पे फैसला नहीं करेंगे। तो कहा कि जनाबे वाला आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ना बेंच बना सकेगा ना सो मोटो ले सकेगा, बेंच भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकेगा, 3 जज बनाएंगे। क्योंकि सुप्रीम एस्टेब्लिशमेंट को डर था अगर काजी साहब ने अकेले बेंच बनाए या सो मोटो लिए तो आधे से ज्यादा तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होंगे। तो बंदयाल साहब, जारी बात उस टाइम ये लग रहा था कि ये जो बेंच ना बनाने का और सो मोटो लेने का इख्तियार है बंदयाल साहब का छीना जा रहा है। तो बंदयाल साहब को जाते जाते बताया गया कि हुजूर आपके तो 2-3 महीने और आप ऐसा करें, इस पे लगाएं स्टे ऑर्डर, और आप चुप करके अपने इख्तियारात के साथ अपनी चीफ जस्टिस ही इंजॉय करें और फिर घर चले जाएं। और आखिर पर जब काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो हम जाने और हमारा काम जाने, तो आपने इस पर हतमी फैसला नहीं करना, स्टे ऑर्डर लगा के इस फाइल को ओपन छोड़ दें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने डिमांड की। और बंदयाल साहब क्योंकि आपको मैंने पता कैप्चर्ड थे, कमजोर थे, मैनेज थे, शरीफ आदमी थे, वो मान गए। उन्होंने इस केस को उठाया, सिर्फ इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया, फाइल साइड पे रखी, अपना वक्त पूरा किया शान शान और निकल गए। अब आ गए काजी साहब, तो काजी साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि देखें हमने ये कितना अच्छा कानून बनाया था और बंदयाल साहब ने रोका हुआ है अभी तक, इस पे तो फैसला करें हजूर, और देखें आप तो अजीम जज हैं और हमने तो फिर आपको छुड़ाया हुआ भी है, वो सारा मामला भी उधर है। तो काजी साहब और उठ गए जनाबे वाला। तो नून लीग की इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? नवाज शरीफ को बचाना है। काजी साहब का जाहिर बात है वो बंदयाल साहब की दुश्मनी भी और सारी के जी ये तो बड़ा अच्छा फैसला था, ये नहीं हुआ। और 184(3) का जो मैंने आपको तीसरा बताया है उसमें यह था कि तमाम पिछले केसेस के खिलाफ अपील हो सकती है। तो काजी साहब ने आज अपने हाथ काट दिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को यह चाहिए था कि काजी साहब जो कि अनप्रेडिक्टेबल जज हैं उनके पास ये इख्तियार ना हो, ना सोमोटो लेने का ना बेंच फॉर्म करने का। तो ये सारा कानून बंदयाल साहब के खिलाफ नहीं लाया गया था, वो दिखाया गया था, मारा आज गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारी पेशबंदी, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने जो काम जस्टिस इजाजुल एहसन के साथ करना है, जस्टिस मुनीब ने आना है, अभी जस्टिस आयशा साहबा जो है वो बड़ी काबिल है, अगर उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है कल को, तो आप अभी से सोचें कि वो अगर वो 6 साल बाद भी बनना है ना, 7 साल बाद भी बनना है, तो उस काम की प्लानिंग एस्टेब्लिशमेंट ने आज से शुरू कर देनी है। तब तो कुछ नहीं होता जब काम हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट वो वाली खाला हैं जो बेटी पैदा होते ही जब देखती हैं खूबसूरत है तो बेटा उनका भले उससे 10 साल बड़ा हो उसके लिए तभी रिश्ता मांग के बात पक्की कर लेती हैं।
तो एस्टैब्लिशमेंट ने जनाबे वाला काजी साहब को मैनेज करना था, काजी साहब को कर्टेल करना था, काजी साहब को बांधना था। तो काम बंदयाल साहब के खिलाफ शुरू किया गया और अंजाम अब काजी साहब का हो गया। तो काजी साहब ने इस सारे काम के अंदर रोबोकॉप एक अदालती बनके आज अपने हाथ काट दिए। तो अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए काजी साहब जो है वो